हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अगेन इन जेके अकेडमिया और स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके अकेडमिया में। और आज बात करने वाले हैं इकोलॉजी के उन 30 प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जहां से आपको इकोलॉजी के एमसीक्यूज़ ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस क्लास को कंप्लीट कीजिए और डेफिनेटली अपने 1 to 2 मार्क्स सिक्योर कीजिए। एलयू के एग्ज़ाम में इकोलॉजी क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं बचेंगे। लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर एग्ज़ाम आपका 11 फरवरी को रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सीरीज़ चलाई है। मोस्टली कोशिश करूँगा कि 9 यूनिट्स बायोलॉजी के हैं आपकी, और टोटल बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन सभी को आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जिसको भी कोई हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का अगर कोई सजेशन चाहिए तो वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्टली। मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज़ नॉन एज, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी का जो नेचुरल प्लेस है उसे क्या कहते हैं। जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर कोई जीव रहता है या जहाँ पर कोई समुदाय रहता है, या समुदाय का मतलब अलग अलग प्रकार की जनसंख्या, पॉपुलेशन जहाँ पर रहती है, उस प्लेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है निके, बायोम, हैबिटेट और हैबिट। तो सिंपल सा एक फैक्ट आपका रखना है कि वो होता है उसका हैबिटेट, यानी कि रहने का स्थान। ओके, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, हैबिटेट। जिस जगह पर कोई ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी रहती है उसे हैबिटेट कहते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच इज़ द रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स, इनमें से कौन सा रीन्यूएबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोल, सेकंड पेट्रोलियम, थर्ड कैरोसिन एंड फोर्थ बायोमास। तो यहाँ पर जो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक तरह से हम आपको बताएं कि जो आपका बायोमास है वो रिन्यूएबल नेचुरल एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि जो आपके कोल एंड पेट्रोलियम है ये आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं, और जो आपका बायोमास है वो रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स में आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है आपके ये नेचुरल एनर्जी रिसोर्स में आते हैं, यानी कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स के अंडर आते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंथी है। अकॉर्डिंग टू शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस का एक शेल्फोर्ड लॉ है, उसमें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म वाइड एनवायरमेंटल फैक्टर टॉलरेंस लिमिट शो, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर टॉलरेंस है उसकी जो लिमिट है वो क्या शो करती है। नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद लो पॉपुलेशन साइज, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज, नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद लो पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या कहता है। तो थर्ड का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस कहता है कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हाई पॉपुलेशन साइज़ मिलता है। तो शेल्फोर्ड लॉ में आप ये कह सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा तो उसकी पॉपुलेशन का साइज़ भी बढ़ेगा। तो ये शेल्फोर्ड लॉ कहता है। शेल्फोर्ड लॉ कहता है कि अगर पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया भी इंक्रीज़ होता है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नॉन एज, ऐसे प्लांट्स जो डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं। देखो, ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, सीजियोफाइट, ज़ैमोफाइट्स एंड डाइकोट्स। तो यहाँ पर जो आपका सीजियोफाइट्स है ये है शैडो, जो शैडो में ग्रो करते हैं, छाया में ग्रो करते हैं। सैमोफाइट्स जो आपके सैंड में ग्रो करते हैं, ठीक है, और हेलियोफाइट्स आपका जो लाइट में ग्रो करता है। तो पॉइंट याद रखना कि जो डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं वो प्लांट्स होते हैं आपके हेलियोफाइट्स। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज, ऐसे प्लांट्स जो शेड प्लेस में ग्रो करते हैं, अभी हमने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजियोफाइट्स, आपका जो राइट आंसर है। तो जो प्लांट्स आपके शैडो प्लेस में ग्रो करते हैं वो आपके सीजियोफाइट्स होते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्किड लिविंग ऑन अ ट्री एग्जिबिट्स, जब एक ऑर्किड किसी
ट्री पर एग्जिबिट करता है तो ये किस तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, ये किस तरह का जनसंख्या का अंतर्क्रमण है। तो जब एक ऑर्किड लिविंग क्या करते हैं कि एक ऑर्किड जब ट्री के ऊपर ग्रो करता है तो ये किस तरह का आपका रिलेशनशिप होता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कॉमेंसलिज्म हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, कॉमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को कुछ भी नुकसान या बेनिफिट नहीं होता। पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है, दोनों स्पीसीज को फ़ायदा होता है। प्रीडेटर में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है एक को नुकसान होता है। तो याद रखना कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा और दूसरे को कुछ भी नहीं होता, यानी कि उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो ऑर्किड को तो यहाँ पर फ़ायदा मिलता है और जो मैंगो ट्री है उसको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ऑर्किड जो है मैंगो ट्री के ब्रांच पर ग्रो कर सकता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लेंदी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समझ के करेंगे, कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा छोटा करने की। ओके देखो, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फूड चेन, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फूड चेन के लिए सही है। एवरी कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल, इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नॉन एज फूड वेब, ऑल द चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशंस इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो एंड ऑल ऑफ द अबव। तो 7 का जो हमारा राइट आंसर देखो, फूड चेन से रिलेटेड एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही है। हर एक ट्रॉफिक लेवल बनाता है, हर एक लेवल, जैसे कि ये आपका प्लांट्स हो गए, ये ग्रास होपर हो गया, ये फ्रॉग हो गया, ये स्नैक हो गया, तो हर एक आपका ट्रॉफिक लेवल क्रिएट करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ओके, इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नॉन एंड फूड वेब, ये भी सही है कि जब बहुत सारी फूड चेन आपस में जुड़ी होती हैं तो उसे फूड वेब कहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। ऑल द चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशन रिलेशन इज यूज टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, बिल्कुल सही है। पहले से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में एनर्जी जाती रहेगी, तो एनर्जी फ्लो को समझने के लिए ये आपका फूड चेन बहुत अच्छा है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, वर्नलाइजेशन प्रोसेस को कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। जिन्हें हमने क्लास कराई हुई वर्नलाइजेशन की डेफिनेटली कहता हूँ उनको पता होगा। कोल्ड कंट्रीज़, हॉट कंट्रीज़, ओनली इन सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़, ओनली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। तो याद रखना कि वर्नलाइजेशन मोस्टली कोल्ड कंट्रीज़ में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या किया जाता है, कोल्ड ट्रीटमेंट पहले ही दे दिया जाता है सीड को, तो आपका वर्नलाइजेशन जो है कोल्ड कंट्रीज़ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, इनमें से किसे सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। कन्फ्यूजेबल क्वेश्चंस यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। अब किसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सेकेंडरी कंज्यूमर को, डिकम्पोजर को, प्राइमरी कंज्यूमर को या प्राइमरी प्रोड्यूसर को। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, हिंदी में इनको कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसे सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो 9 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी प्लांट को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए फूड बनाने के लिए, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब दूसरे को तो सिर्फ खाना है, उसको तो एनर्जी चाहिए नहीं, वो तो अपना बिना एनर्जी के काम चला लेगा। लेकिन जिसको अपना खाना खुद बनाना है तो उसको एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन। एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा शायद स्किप हो रहा है पॉइंट। पॉन्ड इकोसिस्टम इस टर्म्ड एज, पॉन्ड इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। एक मिनट, तो पॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज, इन्होंने कहा है कि जो बॉटम एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन वहाँ पर ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन वहाँ पर कम होता है। तो उस पॉन्ड इकोसिस्टम में उस बॉटम को क्या कहते हैं, प्रोफंडल जोन, टाइडल जोन, बेंथिक जोन और लिम्नेटिक जोन। तो इसने कहा है कि पॉन्ड सिस्टम होता है, जो आपका पॉन्ड होता है, तालाब होता है, उसमें सबसे नीचे की जो सतह है, पॉन्ड के सबसे नीचे जो गहराई है, उसको क्या कहा जाता है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोफंडल जोन होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है, रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है। 11 क्वेश्चन नंबर, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज़, इनमें से कौन सा
आर स्पीसीज़ का करेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रिप्रोड्यूस क्विकली, ऑप्शन नंबर 2 पेरेंटल केयर, ऑप्शन नंबर 3 ए लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनीज एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज। तो जो आप क्या करते हैं कि देखो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ का मतलब है कि आपने जब भी कोई पॉपुलेशन साइज़ की बात करते हो, ठीक है, जब किसी पॉपुलेशन साइज़ की बात करते हो कि वो कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, तो उसमें एक आर वैल्यू ली जाती है। तो जो आर वैल्यू है, ठीक है, वो स्पीसीज़ सिलेक्टेड स्पीसीज़ के रिगार्डिंग ली जाती है। तो आर वैल्यू का मतलब इनमें से कौन सा नहीं है? रिप्रोड्यूस क्विकली, पेरेंटल केयर, लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनीज या फिर प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज। तो 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पेरेंटल केयर। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज पेरेंटल केयर शो नहीं करती, तेज़ी के साथ रिप्रोडक्शन कर सकती है, लो सर्वाइवल रेट प्रोजेनी का हो सकता है और लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी भी वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो सर्वाइवल रेट और प्रोड्यूस दोनों अलग अलग हैं। सर्वाइवल होता है उसका लाइफ जीने का जो रेट है वो स्लो है, और प्रोडक्शन मतलब वो थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है पॉपुलेशन की? तो अभी जो उद्यान विकास वाला जो हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ था, WO का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था बायोलॉजी वाले सेक्शन में कि इनमें से कौन सा जो है पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सेक्स रेशो, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जन्म, मृत्यु और स्तर विन्यास और लिंगानुपात, ये 4 ऑप्शन उसमें थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। स्तर विन्यास जो है यहाँ पर पॉपुलेशन का करेक्टर नहीं है, बाकी तीनों पॉपुलेशन के करेक्टर्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिंकॉल्न इंडेक्स मेज़र। तो जो आपका लिंकॉल्न इंडेक्स है, तो लिंकॉल्न इंडेक्स क्या मेज़र करता है? पॉपुलेशन मॉर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन नेटेलिटी रेट, पॉपुलेशन साइज़ या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो लिंकॉल्न इंडेक्स याद रखना कि ये आपका जो मेज़र करता है पॉपुलेशन साइज़ को मेज़र करता है। तो लिंकॉल्न इंडेक्स से हम पॉपुलेशन का साइज़ मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एलिलोपैथी रेफर्स टू, एलिलोपैथी का मतलब क्या था? बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कई बार ये एलिलोपैथी ऑप्शन में रखा आता है। तो अगर आपको पता होगा एलिलोपैथी क्या है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर राइट लगा पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यही देखना है कि एलिलोपैथी की डेफिनेशन क्या है। तो आपको डायरेक्टली मैं इसका बता देता हूँ। एलिलोपैथी मतलब होता है इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। मान लो एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी। इस ए स्पीसीज ने क्या किया? एक टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, और इस टॉक्सिन प्रोड्यूस की वजह से बी स्पीसीज़ की जो है वो क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ये है एलिलोपैथी, ठीक है। तो एलिलोपैथी में क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है एक स्पीसीज़ की दूसरी स्पीसीज़ से, जब वो दूसरी स्पीसीज़ क्या करती है? उस पहली स्पीसीज़ पर अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। तो एलिलोपैथी में टॉक्सिन की वजह से एक स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 द रेशो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन इज़ नॉन एज। इसने कहा कि जो आपका रेशो होता है एनर्जी फ्लो का फूड चेन के डिफरेंट पॉइंट्स पर, उन्हें क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल कैपेसिटी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल एसिमिलेशन या इकोलॉजिकल पोटेंशियल। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फूड चेन के अंदर एनर्जी का जो फ्लो चलता है अलग अलग पॉइंट्स पर, जो एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर से सेकेंडरी प्रोड्यूसर में जाती है, ठीक है, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में जाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर से जो टर्जरी कंज्यूमर में जाती है, तो इस तरह से जो एनर्जी फ्लो होती है उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है तो आप लोगों को छोटा करके दिखाता हूँ। तो देखो आगे 17 द एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड। इसने कहा है कि एक तरह से एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ऐसी एबिलिटीज़, ठीक है, टू इंक्रीज अंडर आइडियल एनवायरमेंट, जिसमें वो अपने आइडियल एनवायरमेंट में ग्रो करती है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? नेटेलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, बायोटिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट नेटेलिटी। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसकी बायोटिक पोटेंशियल। जब कोई पॉपुलेशन अपने आइडियल एनवायरनमेंट में क्या करती है? सर्वाइव करती है या ग्रोथ करती है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, तो उस कंडीशन को उसकी कहा जाता है बायोटिक पोटेंशियल। वो उसकी पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल के साथ वो अपना ग्रोथ कर रही है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आया था। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, इन एनी डायरेक्शनल एंड ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल। तो यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम का वो आपका होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल।
तो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, याद रखना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन द मिडिल रीजन विच शो वर्टिकल टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड। इसने कहा है कि थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन में जो मिडिल रीजन है वो हमेशा शो करता है वर्टिकल टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड। यानी कि एक थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक तरह का क्या है, जैसे जैसे लेवल चेंज होगा, मतलब जैसे थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा फिर और ऊपर जाएंगे, हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे, तो उस तरह के स्ट्रेटिफिकेशन में तो जो टेम्परेचर है वो वर्टिकली चेंज होता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मिजोल्मिनियन, एपिलोमिनियन और मेटालुमिनियन और हाइपोलुमिनियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेटालुमिनियन। जैसे कि यानी कि एक तरह से आप कहते हैं कि जो मेटालुमिनियन है, ठीक है, वो आपका मेटा का मतलब होता है बीच में, यानी कि मिडिल रीजन। तो मेटालुमिनियन आपका एक तरह से वर्टिकल टेम्परेचर चेंज होता है मिडिल रीजन के अंदर। सेलेक्ट अ नॉन डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा नॉन डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, यानी कि जो नाइट्रिफिकेशन नहीं करता है। सूडोमोनास यूरिजिनोसा, थायोबैसिलस डाइनाइट्रिफिकेंस और बैसिलस रैमोसस। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4 बैसिलस रैमोसस आपका नॉन डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। बाकी तीनों आपके डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब तीनों के तीनों क्या करेंगे, नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देंगे किस में, नाइट्रोजन में। ओके, इसके बाद विच वन इज़ के सिलेक्टेड स्पीसीज़। देखो जैसे कि हमने बताया था कि के मैक्स फार्मूला होता है आपका एक मैक्सिमम पॉपुलेशन का, तो उस तरह से आपको याद रखना है कि जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ है, ठीक है, इनमें से कौन सी है, एस्परजिलस, ह्यूमन और आपका टैरेक्सिकम और ग्रास। तो राइट आंसर जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ का वो है ह्यूमन। तो याद रखना ह्यूमन आपकी के सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती है। आज के हमारे ये 20 MCQs जो हैं हमने फिनिश किए। स्टार्टिंग में हमने बात की थी 30 क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इसके जो हैं 40 क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो नहीं बनता। तो मैंने क्या किया कि एक पार्ट 1 बना दिया इसका आज, और इसका पार्ट 2 डालूंगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस और होंगे। तो हमारे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको ये MCQ सीरीज़, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके सजेशंस हमें सबसे लिए मतलब कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपको सबसे पहले कौन से यूनिट्स के MCQ चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे आपको यूनिट्स के MCQ पहले प्रोवाइड कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।